नमस्कार साथियों, पीपीएससी मेंटोर की इस मंच से का स्वागत है। आपकी बहुत अच्छी रिस्पॉन्स हमारे तक पहुंच रही है और अब कुछ ही दिनों में अब हम 17,000 लोगों के परिवार बनने वाले हैं। अ, इसके लिए अभी और आपको बता दें कि हाल ही में लगभग 1,000 से अधिक लोग हमारे साथ जुड़े हैं और बहुत सारे पर्सनल मैसेज आते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप जो है वो कमेंट करेंगे और तो और भी अच्छी लगेगी। वो सारे लोगों तक जो है वो आपके कमेंट्स भी जाएंगे और वो कमेंट्स अगर कंस्ट्रक्टिव हो, यानी कि आप अगर ये लिखकर मुझे बताना चाहते हैं कि ये करेंट्स जो है वो, या कोई ऐसे करेंट्स के पॉइंट्स जो जिसको करेक्ट आप करना चाहते हैं, इससे क्या होगा कि सारे लोगों को वो जानकारी भी मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके के कमेंट्स को मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगा। और हालांकि आपने जो कमेंट्स करे हैं और जो मैसेज मुझ तक पहुंचा है वो भी मैं अप्रिशिएट करता हूं। ठीक है, तो ये थी जानकारी। और अब हम मार्च 2025 को पढ़ते हैं कि हरियाणा में के गुरुग्राम में भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? हरियाणा में हुआ। हमने हरियाणा से लेकर एक और करंट पढ़ी थी, जो मैं फिर से यहीं डिस्कस कर लेता हूँ कि हरियाणा ने हाल ही में अपने यहाँ एक भविष्य विभाग भारत में स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन चुका है? हरियाणा। साथ ही साथ अगर मैं ये कह दूं कि अ, कि आप एक बताइए कि वरिष्ठ नागरिक आयोग बनाने वाला जो पहला राज्य है वो कौन बन गया है? तो वो बताइए वो कौन है? तो हमने केरल के बारे में पढ़ा था। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 हाल ही में लोकसभा से पारित हो गया और इसका उद्देश्य है कि गुजरात में देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय जो है स्थापित करना है। देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित करना है। कहाँ ये पहला सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित होगा? त्रिभुवन में। इसी से अगर मैं आपसे ये कहूं कि देश का पहला एआई यूनिवर्सिटी कहाँ खुलेगी, तो आप क्या कहोगे कि सर ये महाराष्ट्र में खुलेगी। साथ ही साथ मैं ये कहूं कि देश का पहला एआई स्कूल कहाँ खुलने को जा रही है, तो वो केरल में खुलेगी। तो ये ऐसे बहुत सारे जो करेंट्स है ना वो आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। त्रिभुवन सहकारी कोऑपरेटिव्स जो है विश्वविद्यालय कहाँ खुल रहा है? देश का पहला गुजरात में। ठीक। तमिलनाडु सरकार द्वारा राज्य बजट में रुपये के प्रतीक चिन्ह को तमिल अक्षर से बदल दिया गया है। तो ये तमिल अक्षर से जो भाषा की जो लड़ाई है ना, कि ये जो रुपया का जो चिन्ह होता था, ठीक है, ये जो इस तरीके का चिन्ह था उसको जो है वो तमिल लेटर से बदला गया है। ये बात आपको पता ही होगी। गृह मंत्रालय ने नई दिल्ली में वतन को जानो कार्यक्रम का आयोजन किया और इस कार्यक्रम का जो मुख्य मकसद ये था कि जम्मू कश्मीर के 250 बच्चों से संवाद करना। और इनमें ये है कि जो सरकारी गृहों में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनको निकालकर राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है। तो सरकारी गृहों में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निकालकर राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है। ये बात जो है वो क्या है? आ, ये वतन को जानो जो है वो नई दिल्ली में हुआ, गृह मंत्रालय के द्वारा हुआ। इतना ही जानिए। इतने में अगर हम बात करें कि एमपीक्यू की, तो ये बहुत अच्छा एमपीक्यू है। मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस में मैं इसको शामिल करता हूं कि देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा? वो स्थापित होगा त्रिभुवन में। और कहाँ? ये गुजरात में। आगे स्माइल जो कार्यक्रम है, ठीक है, स्माइल कार्यक्रम को जानिए। स्माइल कार्यक्रम जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा जो है वो पोषित कार्यक्रम है। स्माइल कार्यक्रम एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा जो है वो पोषित कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य है कि लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना और लॉजिस्टिक्स को कम करना है। जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह तक आप सामान लेकर जाएंगे, तो जब सामान आप एक जगह से दूसरे जगह तक लेके जाएंगे तो उसमें क्या होगा कि आपको लॉजिस्टिक के खर्च जो है वो सहन करने पड़ेंगे और ये खर्च कम हो, इनके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने स्माइल जो कार्यक्रम है वो शुरू किया है। क्या नाम है कार्यक्रम का? स्माइल। ठीक है।
अगली बात करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के जामनगर जिले में उन्नत पशु बचाव संरक्षण और पुनर्वास केंद्र वनतारा का उद्घाटन किया। ये वनतारा किसका है? ये मुकेश अंबानी का है। इस कार्यक्रम में मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट शामिल हुए। कुछ भी नहीं है, वनतारा बस याद रखना कि ये जो है वो जामनगर में है, ठीक है। और यहाँ पशु बचाव संरक्षण और पुनर्वास केंद्र के रूप में जो है इसको स्थापित किया गया है। मुकेश अंबानी का जो बेटा है ना, वो आपको यहाँ दिखेगा। 4 मार्च 2025 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह घोषित किया कि अगर दिव्यांगता आधारित भेदभाव जो है उसके विरुद्ध अधिकार एक मौलिक अधिकार है। क्या है? कि अगर दिव्यांगता आधारित भेदभाव के विरुद्ध अधिकार एक मौलिक अधिकार है, कहीं भी दिव्यांगता आधारित भेदभाव नहीं हो सकता, ये एक मौलिक अधिकार है। यानी कि जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उन तक जो उनका ये अधिकार है तो उनको इसलिए डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए कि वो दिव्यांग है। RPWD अधिनियम 2016 के अनुसार यह निर्णय दृष्टिबाधित उम्मीदवार जो हैं को न्यायिक सेवा भर्ती में भाग लेने की अनुमति देता है, जिससे समान अवसर और उचित सुविधा जो है वो सुनिश्चित होगी। तो अब आप देख पा रहे हैं कि दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को जो है न्यायिक सेवा में भर्ती की जो है वो भी अनुमति मिल चुकी है। ये सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांगता आधारित भेदभाव को जब एक मौलिक अधिकार का दर्जा दिया तब पता चल रहा है कि दिव्यांगता आधारित भेदभाव आप नहीं कर सकते, ठीक है। और हाल ही में आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने सुप्रीम कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेशन में भी आरक्षण को जो है वो लागू किया है। आपको पता ही होगा, ये हमने पढ़ा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने AI अनुसंधान, नवाचार और कौशल विकास के लिए इंडिया AI मिशन की शुरुआत की, जिसके तहत प्रमुख पहलों की जो है वो शुरुआत की है। कुछ भी नहीं है। इंडिया AI मिशन जो है वो क्या है? वो ये है कि AI में जो है हम रिसर्च करें, हम इनोवेशंस लेके आए, AI की जो स्किल है उसको डेवलप करें। इसके लिए जो है अश्विनी वैष्णव ने इंडिया AI में जो है वो क्या किया है, लाया है। कुछ भी अभी तक कोई MPQ नहीं है, ठीक है। यही हमारी खासियत है कि हम सारी चीज़ों को MPQ नहीं बनाते, क्योंकि हमें पता है कि आखिर कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एशिया का सबसे बड़ा साहित्य महोत्सव, यानी कि आप जिसको मैं MPQ नहीं कहता हूँ उसको एक बार जो है वो पढ़कर आप छोड़ भी सकते हैं, और अगर बिना छोड़े भी बिना पढ़े भी जाओ तब भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अगर आते हैं तो फिर मेरे को बताना, ठीक है। बिल्कुल आप कमेंट करके बताएंगे कि अगर ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं जिसको मैंने MPQ नहीं बताया तो मुझे बताओगे कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आपने MPQ नहीं बताया था और वो क्वेश्चंस एग्जाम में आए, ठीक है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की बात कर लिए। एशिया का सबसे बड़ा साहित्य महोत्सव साहित्य अकादमी महोत्सव 2025 का आयोजन हुआ। ये 7 से 12 मार्च 2025 तक आयोजन हुआ। कहाँ आयोजन हुआ? नई दिल्ली में आयोजन हुआ। ये एशिया का सबसे बड़ा साहित्य महोत्सव था। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने IIT मद्रास में हाइपरलूप परीक्षण सुविधा का दौरा किया और घोषणा किया कि 410 मीटर की जो हाइपरलूप ट्यूब है वो जल्द ही दुनिया की सबसे लंबी हाई स्पीड ट्यूब बन जाएगी। तो IIT मद्रास की सहायता से हाइपरलूप जो ट्रेनिंग है उस सुविधा की घोषणा की, और 410 मीटर की जो हाइपर लूप ट्यूब है वो दुनिया की सबसे लंबी हाइपर स्पीड ट्यूब जो है वो बन जाएगी। यह परियोजना भारतीय रेल मंत्रालय के समर्थन से जो है वो बन रहा है, जबकि इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री चेन्नई इलेक्ट्रॉनिक्स तकनीक का प्रबंधन इसका मैनेजमेंट को संभाल रही हो। देखो इसमें कितना क्या समझना है और क्या याद रखना है मैं आपको बता रहा हूँ। इसको MPQ में शामिल करते हैं हम। ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, आपको पूरा दिया जाएगा। आपके क्वेश्चंस ऐसे फ्रेम होंगे, क्वेश्चंस के साथ मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसे फ्रेम होंगे। क्वेश्चन ये फ्रेम होंगे कि हाल ही में हाइपर लूप परीक्षण को देखा गया है और इन सुविधाओं में ये कहा गया है कि 410 मीटर की हाइपर लूप ट्यूब को पूरी दुनिया की लंबी हाई स्पीड ट्यूब के रूप में जो है वो लाने की योजना है।
ये किस संस्थान की सहायता से लाया जाएगा? तो आपके उत्तर होंगे आईआईटी मद्रास। सिर्फ इतना याद करके रखना, एक्स्ट्रा याद करके मत रखना, कहीं कोई काम नहीं आएगा। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना पीएमआईए इंटर्नशिप योजना के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ऐप में रजिस्ट्रेशन को सुव्यवस्थित करने, वास्तविक समय पर अपडेट प्रदान करने और उम्मीदवार के लिए सहज इंटरफेस प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। कुछ भी नहीं है, ये क्या है? कुछ भी है ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा अगर इसमें क्वेश्चंस बनाने हो तो ये यही पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप की जो मोबाइल ऐप है वो किसने लॉन्च किया है? निर्मला सीतारमन ने। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कहीं कुछ नहीं पूछा जाएगा, एकदम हड़बड़ाना नहीं है, फोमो में नहीं पहुंचना है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट में कि अरे यार ये क्वेश्चंस है और ये क्वेश्चंस कहीं पूछ दे, तो नहीं पूछेगा। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत इंदौर में पीपीपी मॉडल के तहत भारत का पहला हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र शुरू किया जा रहा है। यह संयंत्र लकड़ी और शाखाओं को रिसाइकिल करके लकड़ी की पट्टियां बनाएगा और जिससे कोयले का पर्यावरण अनुकूल विकल्प के रूप में जो है वो उपलब्ध होगा, यानी कोयले के अल्टरनेटिव में इसका इस्तेमाल होगा। साथ ही ऊर्जा संरक्षण में इसको बढ़ावा मिलेगा। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इंदौर जो है वो भारत का पहला कि हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करेगा। बस इतना ही याद रखना है। आपको पता है कि इंदौर के बारे में कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो सबसे अच्छी स्वच्छ सिटी है वो इंदौर है। साथ ही साथ हमने देखा था कि इंदौर से रिलेटेड ये कि इंदौर एक ऐसा शहर है जो भिखारी मुक्त शहर बन चुका है, ठीक है। और हाल ही में आपको पता है कि जो अहिल्या बाई होलकर की जो 300वीं जयंती थी उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने 300 रुपए के जो है वो डाक टिकट जारी किए। तो इस तरीके की चीजें जो है ना वो आपको याद होने चाहिए। भारत सरकार की 2 प्रमुख परियोजनाएं हैं और इन परियोजनाओं के साथ भारत सरकार अपनी परमाणु ऊर्जा पहल को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। जैसे महाराष्ट्र के जैतापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र और हरियाणा में जो गोरखपुर है वो ऊर्जा परमाणु संयंत्र ये स्थापित करना। और ये मैं आपको कहता हूं मोस्ट VVI प्रश्नों में से एक है, एमपीक्यू में शामिल, इसको कर लो, यही से क्वेश्चन पूछेगा। पूछो क्यों? क्योंकि इसमें एक तो आप ये फंसोगे, गोरखपुर नाम देख के आप यूपी मारोगे, नहीं, गोरखपुर जो है वो एक गोरखपुर हरियाणा में भी है, ठीक है। तो हरियाणा में गोरखपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना और महाराष्ट्र में के जो जैतापुर है, ठीक है, जैतापुर मतलब जीतूपुर, इसको याद करके रख लो। जीतू कहाँ है? जितेंद्र जी, जीतू कहाँ रहता है? वो हरियाणा में रहता है। तो आपको याद आता जाएगा, ठीक है। गोरखपुर देख के एक बार क्या होना कि जो है एक बार चौंकना आप, ठीक है, और फिर वो हरियाणा आपको याद आ जाएगा। क्योंकि हम यहाँ अभी इतना डिस्कस कर रहे हैं तो हरियाणा बिल्कुल ही याद आएगा आपको। तो महाराष्ट्र में जैतापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र और हरियाणा में गोरखपुर ऊर्जा संयंत्र जो है ये भारत की 2 प्रमुख परियोजना है जिसके तहत भारत अपनी परमाणु ऊर्जा पहल की जो न्यूक्लियर एनर्जी इनिशिएटिव है उसको आगे बढ़ा रहा है। ये 2 बात आप याद रखना। उत्तर भारत का पहला जो है वो परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो गोरखपुर गांव जो है, जो फतेहाबाद जिला हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। तो ये बात आपको बिल्कुल याद रखनी चाहिए। ये मैंने कहा आपको कि ये आप एकदम से याद करके रखोगे कि उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो गोरखपुर में स्थापित होगा। और गोरखपुर कहाँ है? हरियाणा में। यही प्रश्न आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप कि टेलीमेटिक्स विकास केंद्र CDOT ने टेलीमेटिक्स विकास केंद्र ने दूरसंचार और आईटी में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक इंक्यूबेशन कार्यक्रम स्टार्ट करा है जिसका नाम है समर्थ। समर्थ कार्यक्रम क्या करेगा?
अब देखिए, इस समर्थ कार्यक्रम जो है वो दूरसंचार सॉफ्टवेयर, साइबर सुरक्षा, 5G, 6G, AI, IoT, क्वांटम टेक्नोलॉजी सहित इन सारे क्षेत्रों में स्टार्टअप्स को समर्थन देता है, जिसमें STPI कार्यान्वयन जो है वो भागीदार है। कुछ नहीं, आप ये देखिए कि आपसे ये पूछेगा कि समर्थ जो है हाल ही में एक इंक्यूबेशन कार्यक्रम समर्थ लॉन्च किया किया है, और समर्थ किसने लॉन्च किया है, तो आप कहेंगे सी डॉट ने समर्थ लॉन्च किया है। सी डॉट के द्वारा जो है वो समर्थ लॉन्च हुआ है, ठीक है, ताकि कि एक तरीके से हर व्यक्ति के पास जो है वो दूर संचार में लोगों को समर्थ बना सके। इतना ही याद करके रखना है, कुछ एक्स्ट्रा याद मत करो आप, ठीक है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रपति भवन में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रपति भवन में आयोजित दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण हेतु पर्पल फेस्ट 2025 में 23,500 लोग जो है वो शामिल हुए। ये आप एमपीक्यू में शामिल कर सकते हैं, ये ऐसे प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न जो है रंग बिरंगे हैं। देखिए, पर्पल फेस्ट आपसे पूछा जा सकता है कि पर्पल फेस्ट हाल ही में न्यूज में है, वो क्या है, तो ये दिव्यांग जन से संबंधित है, दिव्यांग जनों के एम्पावरमेंट से संबंधित है, सशक्तिकरण से संबंधित है, दिव्यांग जन के सशक्तिकरण से संबंधित है पर्पल फेस्ट, ठीक है। भारतीय कॉरपोरेट मामलों के संस्थान ने 22-23 मार्च 2025 को अपने मानेसर स्थित मानेसर परिसर में सामर्थ्य 2025 का शुभारंभ किया। तो सामर्थ्य 2025 का शुभारंभ कौन किया? IICA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, IICA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने सामर्थ्य 2025 कार्यक्रम जो है वो शुरू किया है। क्यों शुरू किया है, क्या मकसद है इस कार्यक्रम का? तो ये जो कार्यक्रम है, ये जो छात्र हैं उनको संकटग्रस्त जो व्यवसायी है उनके लिए कॉरपोरेट एम्प्लॉय के रूप में आप उसको कैसे बचाएंगे, कॉरपोरेट बचाव की रणनीति विकसित करने के लिए एक मंच प्रदान किया जाएगा। तो एक बात समझिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने हाल ही में क्या जारी किया है? सामर्थ्य 2025। सामर्थ्य और समर्थ में जो है वो आप कंफ्यूज मत होना। समर्थ जो है वो किसने लॉन्च किया था? सी डॉट ने। ये सामर्थ्य है कि सामर्थ्य मतलब कि आप में कैपेबिलिटी है किस चीज का, आप किसी कंपनी को बचा सकते हैं अगर वो कंपनी संकटग्रस्त है, ठीक है। नेक्स्ट है कि उच्च शिक्षा में, हाई एजुकेशन में बढ़ती हुई आत्महत्याओं के बीच, मतलब कि जो सुसाइड हो रहा है इन द हायर स्टडीज, ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स जो है वो बनाने का गठन करने का निर्णय लिया है। सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एस रविंदर भट्ट की अध्यक्षता में NTF, नेशनल टास्क फोर्स, कारणों को जांच करेगा और मौजूदा नियमों का विश्लेषण करेगा, ठीक है। महा इंपोर्टेंट MBBI ये जो है इसको MPQ है, ये इसको शामिल कीजिए। और इसमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट है न्यायमूर्ति एस रविंद्रन भट्ट। न्यायमूर्ति एस रविंद्रन भट्ट जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद करके आप रख लो, क्योंकि ये जो पर्सन है यही छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के लिए जो है वो सारी चीजों की जांच करेंगे, एस रविंद्रन भट्ट, ठीक है, क्लियर है। अब आइए कि भारत ने 239 मिलियन टन 239 मिलियन मीट्रिक टन 239 मिलियन मीट्रिक टन MMT की वर्तमान उत्पादन के साथ दुनिया का शीर्ष दूध उत्पादक बन गया है। बिल्कुल सही बात है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह, बिहार के हैं, ललन सिंह, इन्होंने लोकसभा में घोषणा की है कि देश का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में दूध उत्पादन को 300 मिलियन मीट्रिक टन है, यानी 239 से 300 तक पहुंचाना है, ठीक है, कि लगभग 61 MMT जो है और जोड़ना है, जो 2014 में शुरू की गए राष्ट्रीय गोकुल मिशन द्वारा जो है वो संचालित है।
तो आपसे जो है ना, ये इसमें ये पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन कब स्टार्ट हुआ था। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है वो मोदी जी ने आते ही जो है वो क्या स्टार्ट किया है, गोकुल। राष्ट्रीय गोकुल मिशन कब स्टार्ट हुआ, 2014 में। और अभी भारत सबसे बड़ा दुनिया का जो है दूध उत्पादक है, और भारत 239 मिलियन मेट्रिक टन जो है वो दुनिया में दूध उत्पादन करता है। ठीक है। एक बात आपको बता दें कि हाल ही में जो अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील की निगोशिएशंस हो रही है, या यूके के साथ अभी ट्रेड डील हुई है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड के साथ, ब्रिटेन के साथ, तो उसमें हुआ ये है कि, और भारत का जो अपना कंसर्न है वो ये है कि आपको पता है कि जो अमेरिका के अंदर जो गाय है, वो गाय जो है वो एक उसको चर्बी भी खिलाया जाता है। वो गाय जो है वो खून, यानी अमेरिका की जो गाय है ना वो मांसाहारी गाय है, ठीक है। और भारत की गाय जो है वो शाकाहारी है, आपको पता ही है। अब क्या है कि अगर हम ट्रेड डील करेंगे अमेरिका के साथ, तो वो ऐसा होगा कि वो जो वहाँ के प्रोडक्ट्स हैं, जिन उन गाय वो गाय जो मांसाहारी है, उनके दूध जो है वो भी मांसाहारी होगा। तो भारत नहीं चाहता कि भारत के लोग जो हैं वो दूध का सेवन करें, और भारत में तो इतने व्रत हैं और दूध को इतने सेक्रोसेंट माना जाता है कि अगर हम उसको लाएं तो एक तरीके से जो है वो भारतीय मार्केट में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और भारतीय कस्टमर के बीच भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यही भारत की का जो है मुख्य मुद्दा भी है। और इसलिए जो है वो बहुत ट्रेड निगोशिएशन, ट्रेड डील में जो है ये समस्याएं आ रही है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब आइए पूर्वोत्तर हस्तशिल्प हथकरघा विकास विकास निगम लिमिटेड। पूर्वोत्तर हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम लिमिटेड ने जर्मनी से एरी सिल्क के लिए ओको टैक्स प्रमाणन प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि जो है हासिल की है। तो जर्मनी से एरी सिल्क के लिए जो ओको टैक्स प्रमाणन जो है वो किसने प्राप्त किया है भाई, पूर्वोत्तर हस्तशिल्प हथकरघा विकास निगम लिमिटेड ने। यह विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रमाणन पुष्टि करता है कि जो एरी सिल्क है वो हानिकारकों पदार्थ से जो है वो मुक्त है, और अंतर्राष्ट्रीय जो सुरक्षा है और अंतर्राष्ट्रीय जो गुणवत्ता के स्टैंडर्ड्स हैं उनको जो है वो उन पर उतरता है, ठीक है। तो आप ये बात समझिए कि हाल ही में एरी सिल्क के लिए ओकोटेक्स प्रमाणन जो है वो कहां से हमने प्राप्त करा है, जर्मनी से। और किसने प्राप्त किया है, पूर्वोत्तर हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम लिमिटेड ने। आइए, नई दिल्ली में युगे युगीन राष्ट्रीय संग्रहालय को सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के रूप में उत्तर और दक्षिण ब्लॉक में स्थापित किया गया। युगे युगीन जो है वो सेंट्रल विस्टा, मतलब जो नई पार्लियामेंट जो बनी है ना वो सेंट्रल विस्टा के ही अंदर बनी है, और इसके रूप में उत्तर और दक्षिण ब्लॉक में स्थापित किया गया है। अच्छा, इस संग्रहालय में युगे युगीन भारतीय संग्रहालय में जो है वो क्या है, यह संग्रहालय फ्रांस म्यूजियम डेवलपमेंट के तकनीकी सहयोग से भारत की सभ्यता और सांस्कृतिक विकास को प्रदर्शित करेगा। युगे युगीन भारतीय संग्रहालय जो फ्रांस म्यूजियम डेवलपमेंट की तकनीक से जो है वो बन रहा है, भारत की सभ्यता और सांस्कृतिक विरासत को जो है वो प्रदर्शित करेगा। ये मैं बार बार आपको ये कह रहा हूँ, ये जो फ्रांस म्यूजियम डेवलपमेंट है, ये इसको जो है वो एक बार दिमाग में रख लेंगे, फ्रांस म्यूजियम डेवलपमेंट, ठीक है, की सभ्यता से सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करेगा तथा देश के अतीत, वर्तमान और भविष्य के लिए एक गहन जो यात्रा है वो प्रदान करेगा। ये बात रिपीटेड है, हमने बताया था कि हाल ही में जो है वो जो एमएसएमई है उनके वर्गीकरण में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है, और ये 1 अप्रैल 2025 से लागू जो है। क्या हुआ है कि जो पहले निवेश था और टर्नओवर था, निवेश में 2.5 से जो है उसको बढ़ाया गया है, और टर्नओवर को दुगुने से बढ़ाया। निवेश और टर्नओवर में जो रिलेशनशिप है वो 4 गुने का है, ठीक है। तो पहले 1 हुआ करता था, 1 करोड़ हुआ करता था, देखिए आप, पहले 1 करोड़ हुआ करता था, अब 2.5 है। पहले 10 करोड़ हुआ करता था, अब 25 है। और ये लघु का और मध्यम जो है पहले 50 करोड़ हुआ करता था, अब जो है 125 करोड़ है, यानी कि 2.5, 25 और 125। और इधर टर्नओवर जो है 10 करोड़
100 करोड़ और 500 करोड़ जो है वो टर्नओवर है। तो ये एकदम आपको आसानी से आपने याद करा होगा और हमने इसको पहले भी चर्चा करी है, तो इसमें कोई दिक्कत आपके साथ होनी नहीं चाहिए। आगरा में आयोजित ताज महोत्सव 2025 की थीम क्या थी? थीम थी हेरिटेज। ताज महोत्सव 2025 की जो थीम थी वो क्या थी? हेरिटेज। और हाल ही में हमने देखा कि एक रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत में सबसे ज्यादा अगर कोई भी आपको हेरिटेज प्लेस देखने के लिए पहले नंबर पे किसी विदेशी की पसंद होती है तो वो ताजमहल ही होती है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। आइए, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने की ओर से 6 राज्यों में, जिसका नाम मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, मेघालय है, ओडिशा है, आंध्र प्रदेश है और कर्नाटक में एक अध्ययन शुरू किया जा रहा है। इसके तहत कुपोषण को समाप्त करने हेतु टेक होम राशन, क्या नाम है? टेक होम राशन का परीक्षण किया जाएगा। यानी आंगनवाड़ी केंद्रों में कुपोषित बच्चों को 1 साल तक खिला पिलाकर कुपोषण खत्म हो रहा है या नहीं, यह परीक्षण किया जाएगा 6 राज्यों में। ठीक है, तो ये कौन कर रहा है भाई? ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा 6 राज्य। ये 6 राज्य जो हैं इसमें ना मिलान करने वाला दे सकता है कि आपको कौन कौन से राज्य हैं। तो मध्य प्रदेश है भाई, ठीक है, तो एक मध्य प्रदेश हो गया, दूसरा होगा महाराष्ट्र, तीसरा हो जाएगा मेघालय, ठीक है, चौथा हो जाएगा उड़ीसा, अगला है आंध्र प्रदेश और है कर्नाटक। ठीक है, तो ये जो है ना, ये एरिया जो है यहाँ अध्ययन शुरू किया जाएगा। ठीक है, आइए, वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस का अनावरण किसने किया है भाई? वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस का अनावरण सर्बानंद सोनोवाल ने किया और इसका उद्देश्य है कि सभी प्रमुख बंदरगाहों में जो डॉक्यूमेंटेशन है और प्रक्रियाएं हैं वो उसमें एक रूपता लाया जाए, कि यानी एक ही तरीके से डॉक्यूमेंटेशन हो, हर एक प्रक्रियाएं एक तरीके से चले, स्मूथ तरीके से जो है प्रक्रिया चले। इसलिए वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस का अनावरण सर्बानंद सोनोवाल ने किया। ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि गुजरात की गिफ्ट सिटी में ऑस्ट्रेलिया भारत खेल उत्कृष्टता फोरम। ऑस्ट्रेलिया ना बहुत गिफ्ट सिटी में काम कर रहा है, पता है आपको। तो ऑस्ट्रेलिया भारत खेल उत्कृष्टता फोरम का आयोजन 5-6 मार्च को किया गया। ऑस्ट्रेलिया की ही एक यूनिवर्सिटी गिफ्ट सिटी में खुली है और यह भारत के में जो है वो उसका पहला ब्रांच है किसी भी विदेशी यूनिवर्सिटी का। तो आप, अच्छा, उसका डीन कौन बना है आपको पता है उस यूनिवर्सिटी का? अच्छा ठीक है, यूनिवर्सिटी का अगर आपको, तो आपको ये बताना है। मैं डीन का नाम बता रहा हूँ, डीन का नाम है सतीश कुमार। ठीक है, और हमने आपको इसको पढ़ा है। आपको इस यूनिवर्सिटी का नाम कमेंट करेंगे, जो कमेंट करेगा उसी का बीपीएससी होगा। ठीक है, नेक्स्ट, नोएडा एयरपोर्ट के पास ओलंपिक सिटी बनेगी। ठीक है, ओलंपिक सिटी बनेगा नोएडा एयरपोर्ट के पास और 52.4 हेक्टेयर में ओलंपिक स्पोर्ट्स पार्क भी बनाया जाएगा। तो ओलंपिक सिटी कहाँ बनेगी? ये नोएडा एयरपोर्ट के पास 52.4 हेक्टेयर में ओलंपिक स्पोर्ट्स पार्क भी बनेगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक किन किन क्षेत्रों में है, ये बात पता हो जानी चाहिए। हमने अभी देखा कि दूध के क्षेत्र में जो है भारत, आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है और हमने आपको बताया था कि 239 मिलियन मैट्रिक टन जो है हम दूध उत्पादन करते हैं और हम ये चाहते हैं कि इसको 300 मिलियन मैट्रिक टन जो है हम दूध का उत्पादन करें। ठीक है, और आपको पता है कि 2014 से जो है वो हम इसके उत्पादन के लिए जो है वो योजना चला रहे हैं। हमने इसको पढ़ा है, अभी इसी वीडियो में पढ़ा है। दूसरा है कि मसाले में हम पहले नंबर पे हैं, हम दाल में पहले नंबर पे हैं, हम जूट में पहले नंबर पे हैं, हम केला में पहले नंबर पे हैं, हम नैनो यूरिया में पहले नंबर पे हैं, हम नैनो डीएपी में पहले नंबर पे हैं। तो नैनो यूरिया, डीएपी, जूट, केला, दाल, मसाले, दूध, इन सारे में पहले नंबर पे भारत है। भारत अपना अपतटीय हवाई अड्डा वधावन पोर्ट जो है वो मुंबई के निकट कृत्रिम द्वीप पर बनाएगा। भारत पहला अपतटीय हवाई अड्डा जिसका नाम है वधावन पोर्ट जो है वो कृत्रिम द्वीप पर बनाएगा, यानी आर्टिफिशियल आइलैंड पर जो है वो बनाएगा। वधावन पोर्ट जो है वो भारत का पहला अपतटीय हवाई अड्डा होगा जो कृत्रिम द्वीप पर बनेगा। मध्य प्रदेश के माधव नेशनल उद्यान में
मध्य प्रदेश का 9वां और देश का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो मध्य प्रदेश का जो माधव टाइगर रिजर्व है वह देश का 9वां और पूरे देश का 58वां और मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व है। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि माधव टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो आप क्या कहेंगे, माधव टाइगर रिजर्व जो है एम फॉर, आपको ऐसे याद होना चाहिए कि माधवराव सिंधिया है ना, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिताजी हैं। तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया है कहाँ का, मध्य प्रदेश का। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान रहेगा कहाँ, मध्य प्रदेश में। तो और ये 58वां जो है वो टाइगर रिजर्व है। तो ये जो सिंधिया हैं, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि लोगों का सीना 56 इंच का होता है, इनका 58 इंच का, इस तरीके से कुछ इस तरीके से जो है वो याद रख सकते हैं। प्रथम सौर्य वेदनाम उत्सव, प्रथम सौर्य वेदनाम उत्सव का जो आयोजन हुआ है वो 7 से 8 मार्च को बिहार के पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में हुआ, सौर्य वेदनाम उत्सव का, जिसका उद्देश्य है कि भारतीय सशस्त्र बलों की जो सैन्य क्षमता है उसका प्रदर्शन कर युवाओं को प्रेरित करना है। ठीक है। प्रथम शौर्य वेदनाम उत्सव, प्रथम शौर्य वेदनाम उत्सव जो है वो कहाँ हुआ है, प्रथम शौर्य वेदनाम उत्सव जो हुआ है बिहार के पूर्वी चंपारण में। अब यहीं आ जाएगा, आपको पश्चिमी चंपारण दे देगा, लेकिन याद रखना कि बिहार के पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में हुआ है। ठीक है। शौर्य वेदनाम उत्सव, इसका मुख्य मकसद ये है कि जो भारतीय सशस्त्र बल हैं उनकी जो सैन्य क्षमता है उनका प्रदर्शन करे और इनसे जो है वो युवा जो हैं वो इंस्पायर होके आर्मी में जाएं, उनके अंदर देशभक्ति जगे। ये सारी जो है इनका जो है वो उद्देश्य है। देश का पहला अस्थाई कलाग्राम जो है वो कहाँ बनेगा भाई, देश का पहला परमानेंट आर्ट विलेज कहाँ बन रहा है, वो है प्रयागराज में बनेगा। फिट इंडिया कार्निवल का उद्घाटन मनसुख मांडविया ने किया और ये नई दिल्ली में हुआ, फिट इंडिया कार्निवल का उद्घाटन। इसमें आयुष्मान खुराना को फिट इंडिया आइकन के रूप में जो है वो चुना गया। ये एमपीक्यू क्वेश्चंस के रूप में होगा, यही क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाएगा कि फिट इंडिया आइकन के रूप में किसे जो है वो चुना गया है, तो आयुष्मान खुराना को चुना गया है। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर के अलावा केसर उत्पादन हेतु सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में मिशन केसर चलाया गया है और 2011 में राष्ट्रीय केसर मिशन जम्मू कश्मीर में चलाया गया था। तो ये जो है ना, ये आपको स्टेटमेंट वाइज ये क्वेश्चंस पूछेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज पूछेगा कि जो है मिशन केसर जो है वो कहाँ चलाया गया, तो ये 3 राज्य में एक्स्ट्रा चलाया गया है जम्मू कश्मीर के अलावा, यानी टोटल 4 राज्यों में चलाया जा रहा है। एक है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है मेघालय, तीसरा है सिक्किम और चौथा है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में शुरुआत में राष्ट्रीय केसर मिशन के तहत जो है वो चलाया जा रहा था। ठीक है, आइए आगे। IRDAI ने भारत की पहली निजी पुनर्बीमा कंपनी जिसका नाम है कि वैल्यूएटिक्स री इंश्योरेंस को मंजूरी दे दी है। भारत की पहली निजी बीमा कंपनी, फर्स्ट इंडिया की पहली जो प्राइवेट बीमा पुनः बीमा कंपनी है, वैल्यूएटिक्स री इंश्योरेंस को जो है वो मंजूरी दे दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धरती आबा ट्राइब प्योनर्स, मतलब कि ट्राइब प्लस इंटरप्योनर्स को जोड़ के बनाया गया है। धरती आबा ट्राइब प्योनर्स 2025 जनजातीय गौरव दिवस के तहत एक प्रमुख पहल है, जिसके तहत क्या किया गया है कि जो बिरसा मुंडा जी की जो जयंती है उस 150वीं जयंती पर यह जो है समर्पित किया गया। नाम से क्लियर है कि धरती आबा ट्राइब प्योनर्स का जो मुख्य मकसद ये है कि ये जो जनजातीय लोग हैं उनमें उद्यमिता को बढ़ावा देना जो है इसका मुख्य मकसद है। ठीक है। NSO इंडिया द्वारा IIT गांधीनगर में हैक द फ्यूचर हैकाथन का आयोजन किया गया है। हैक द फ्यूचर हैकाथन का जो है आयोजन कहाँ किया गया है, IIT गांधीनगर में। ये MPQ में शामिल करो, ये क्वेश्चंस जो है एक लाइन में पूछा जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NSO इंडिया द्वारा हैक द फ्यूचर हैकाथन जो है वो कहाँ स्टार्ट किया गया, गांधीनगर में। आप ऐसे याद रख सकते हैं, जब भी फ्यूचर को हैक करने की बात होगी तो गांधी जी जो है वो आगे रहेंगे।
तो आईआईटी गांधीनगर में जो है हैक द फ्यूचर का आयोजन किया गया। केंद्र सरकार ने सहकार टैक्सी सेवा लॉन्च की है, सहकार टैक्सी सेवा लॉन्च की है। यह सहकार टैक्सी सेवा जो है, इसके तहत बाइक, कैब और ऑटो ड्राइवर को यह सुनिश्चित करेगी कि उसकी कमाई जो है ड्राइवर के पास ही रहे। केंद्र सरकार ने सहकार टैक्सी जो है वो सेवा शुरू की है। क्या है सहकार टैक्सी सेवा? सहकार टैक्सी सेवा जो है यह बाइक, कैब और ऑटो ड्राइवर को यह सुनिश्चित करेगी कि सारी जो कमाई है वो ड्राइवर के पास ही रहे, वो इधर उधर ना जाए। ठीक है। अब टाटा मोटर्स की जो कंपनी है, उन्होंने हाल ही में हैवी ड्यूटी वाले हाइड्रोजन चालित ट्रकों का 24 महीने का परीक्षण शुरू किया है। हैवी ड्यूटी वाले हाइड्रोजन चलित ट्रक, एक बात याद रखो कि हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रकों का जो है वो 24 महीने का जो है प्रशिक्षण शुरू किया है। ये टाटा मोटर्स ने हाल ही में हैवी ड्यूटी वाले हाइड्रोजन चलित ट्रकों का 24 महीने का परीक्षण शुरू किया है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि अभी टाटा मोटर्स जो है वो हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रक भी ला रहा है। ठीक है। अच्छा, एक बात हमने ग्रीन हाइड्रोजन जो संयंत्र था, ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र गुजरात के कच्छ में खुल रहा है, आपको पता है भारत का पहला होगा और अडानी की मदद से खुल रहा है, ये भी बात आपको पता होगा कि। और हमने कहा था कि हाइड्रोजन को जो है वो फ्यूचर फ्यूल भी कहते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन इसलिए क्योंकि पानी को तोड़ के जो है वो हम एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करने वाले हैं उसका। ठीक है, इसलिए उसका नाम ग्रीन हाइड्रोजन है। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया है कि पूरी की पूरी मार्च की जो करंट है वो आपके साथ डिस्कस करा है। आप बिल्कुल लिखिए कि आपको कैसा लगा है पूरी वीडियोस, और आपको जो अगर कोई सुझाव देनी है तो तब भी आप दे सकते हैं। और आपको अगर पूरी हम हमारे टेलीग्राम से जुड़नी है तो आप क्या करेंगे कि @BPSC एक्सक्लूसिव यहाँ से आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम से, और आपके रिस्पॉन्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए जो है बहुत जल्दी आपके साथ जो है वो वीडियोस आती है हमारी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, एनफ फॉर टुडे।